3.0 को लेकर की शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। जो संभावित मंत्री हैं उनके नाम हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और बड़ी अपडेट लगातार मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई नाम अभी आपने भी गिनाए और अरविंद जी ने भी बताए। अब आपको बता दें कि निमंत्रण इस समारोह के लिए लगातार दिया जा रहा है तमाम नेताओं को। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस के 4 महिला लोको पायलट को निमंत्रण दिया गया है क्योंकि शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि वंदे भारत की लोको पायलट को भी निमंत्रण मिला है। 7 से 8 हज़ार लोगों के आने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है और ये तमाम वो खास मेहमान होंगे जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे, जिसमें सुरेखा यादव, प्रीति साहू और श्रीनिवास, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनको निमंत्रण भेजा गया है। मोदी 3.0 का जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसको लेकर कई दिन से तैयारियां चल रही हैं और जो खास मेहमान होंगे, हालांकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहां पर पहुंचेंगे। टीडीपी से 2 सांसदों को भी फोन पहुंचा है, ये सूत्र बता रहे हैं। चंद्रशेखर को फोन गया है, इसके अलावा राम मोहन नायडू को फोन गया है। ये तमाम नेता जिनको फोन पहुंचा है, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी को भी फोन आया है। तो हम ये भी बता रहे हैं कि समारोह में कितने मेहमान होंगे, किस किस को फोन पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो संभावित मंत्री हैं उनके भी नाम हम बता रहे हैं। आज शाम 7:15 बजे ये समारोह होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां एनडीए की ओर से की गई हैं। संभावित मंत्रियों के नाम भी लगातार इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें टीडीपी से 2 सांसदों को फोन आया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कितने मंत्री इस बार हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 2014 में सरकार बनी थी, 282 सीटें बीजेपी के पास थी, उस दौरान 5 मंत्री सहयोगियों के बनाए गए थे। और 2019 की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी। पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। उस दौरान लगभग 4% यानी 3 मंत्री सहयोगियों को बनाए गए थे। लेकिन इस बार क्योंकि बहुमत से 32 सीटें पीछे है भारतीय जनता पार्टी, सहयोगियों के सहारे सरकार एनडीए की बन रही है। ऐसे में कितना उनको कोटा दिया जाएगा, कितना मंत्री पद उनको दिया जाएगा, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन कौन से पोर्टफोलियो होंगे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही नाम भी आपको बता रहे हैं। जीतन राम मांझी को फोन पहुंचा है, जयंत चौधरी को फोन पहुंचा है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि सहयोगियों को किस तरह से संतुष्ट किया जाएगा, कितने मंत्री सहयोगियों के दलों से बनाए जाएंगे। रचना, ये जो अलग अलग चेहरे हैं जिन्हें फोन कॉल गया है, इनको लेकर इंडिया न्यूज ने पहले ही जानकारी दे दी थी और एक एक करके अलग अलग राज्यों का भी हम रुख करेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ अलग अलग पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, क्योंकि आज का खास मौका है। देश को नई सरकार मिलने जा रही है और एक बार फिर से, और ये लगातार तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अरविंद मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ में संजय श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं जो जानकारी मुझे देंगे उत्तराखंड के बारे में। आशिफ इकबाल मेरे साथ में असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं जो बिहार को लेकर जानकारी देंगे। शक्ति कुमार ब्यूरो चीफ बिहार से मेरे साथ में है। आर के मिश्रा बीजेपी के नेता हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, आज तो चेहरा अलग ही खिला हुआ है। अजय वर्मा भी मेरे साथ में है, कांग्रेस नेता हैं। और साथ ही साथ संजीव कौशिक मेरे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एडवोकेट चांदनी प्रीति राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। राहुल लाल जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। चूंकि यूपी से अभी अरविंद ने जानकारी खास पहुंचाई है और कई बड़े नामों का जिक्र कर दिया, लेकिन आशिफ इकबाल, क्या बिहार से भी इतनी ही लंबी लिस्ट सामने आने वाली है? आशिफ, अनम्यूट कीजिए खुद को। जी सॉरी रचना, सबसे पहले कि आपको ये पहले भी मालूम था कि बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य होने वाले हैं जहां से सबसे ज्यादा मंत्री होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस बार सहयोगियों की संख्या भी बिहार से बड़ी हुई है। 3 नए सहयोगी हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह देनी है, तरजीह देनी है। जेडीयू है, एलजेपी है और जीतन राम मांझी की हम पार्टी है। और लगभग इन लोगों को जिनको कॉल चला गया, वो जैसा कि आपने भी बताया, तमाम रिपोर्ट आपके पास है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होगी, इस बार मंत्रिमंडल में बिहार की संख्या बढ़नी लाजमी है। आपको बताऊं कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री होंगे, जिसमें से साफ तौर पर रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह को फोन चला गया है। चिराग पासवान को पहले से ही माना यह जा रहा था, क्योंकि अगर सबसे पहले किसी की बात तय मानी जा रही थी तो चिराग पासवान ही। चिराग पासवान ने चुनाव खत्म होते ही तुरंत सबसे पहले समर्थन पत्र दिया और उसके बाद कहा कि जो प्रधानमंत्री का आदेश होगा वो मैं मानूंगा।
जीतन राम मांझी को फोन चला गया। और सबसे इंटरेस्टेड जो है वो है बीजेपी से कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी से जो पहले मंत्री थे उसमें आरके सिंह इस बार हार चुके हैं चुनाव। तो इस बार नए लोगों में क्या जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी जो पहले मंत्री थे, क्या उनको एडजस्टमेंट होगा, ये देखना दिलचस्प है। अभी तक इन लोगों को फोन नहीं गया है, लेकिन इंतजार करना होगा थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि फोन जाना है, क्योंकि 11 बजे तक सबको पहुंचना है, चाय पर नियंत्रण मिलने वाला है। कल रात में देर रात में अमित शाह ने, गृह मंत्री ने भी एक इंडिकेट कर दिया था कि किसको किसको हम बुला रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को आना है। खास तौर पर आप समझना होगा कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, इन लोगों को फोन चला गया। अब बीजेपी कोटे के जो लोग हैं, खासतौर पे चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो आपको राजीव प्रताप रूडी हो, रविशंकर प्रसाद हो, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, दिलेश्वर कामत का भी नाम अभी, क्योंकि जेडीयू कोटे से ये माना जा रहा है कि दो कैबिनेट, एक एमओएस की बात हो रही, तो उसमें दिलेश्वर कामत का नाम भी सामने आ रहा है। बीजेपी से इस बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और ब्राह्मण चेहरे में, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे पिछली बार अश्विनी चौबे थे, इस बार अश्विनी चौबे नहीं है, तो गोपाल जी ठाकुर का नाम ब्राह्मण चेहरे से आ सकता है। भूमिहार की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह उसमें प्रबल है, लेकिन इस बार नवादा में, उनके जस्ट बगल में, बेगूसराय के बगल में नवादा से विवेक ठाकुर जीत के आ गए हैं, और विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि बिहार और यूपी को, एक बात और जैसे अरविंद जी ने बताया, बिहार और यूपी का जिक्र सबसे ज्यादा है, और शक्ति से मैं समझ लेती हूँ बहुत जरूरी है वहाँ। हाँ, कास्ट और इक्वेशन कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ जो घटक दलों के नेता हैं उन्हें भी साथ में लेकर चलना है। शक्ति, जब से नतीजे सामने आए हैं, विपक्ष एक अलग ही तेवर में, या ये कहिए कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, और इधर बीजेपी जो कि घटक दलों के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाने जा रही है, और लगातार ये तीसरी बार है। लेकिन विपक्ष के अलग अलग लीडर, इनफैक्ट आज सुबह में भी कई लीडर ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू से नीतीश कुमार चुप बैठ जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। वो अभी तक भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि आज शपथ ग्रहण है। जब घटक दलों को साथ में लेकर चलना है तो खुश भी रखना होगा। क्या इस बार ये समझें कि बिहार से सबसे ज्यादा मंत्री होंगे यूपी के साथ साथ? जी रचना, बिल्कुल। देखिए, बिहार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी अहम रखता है। न सिर्फ आपको बताएं कि इस बार जो मंत्रिमंडल का जो जिस तरह से स्वरूप होगा, जो प्रारूप होगा, जिसमें कि तमाम घटक दल के जो सदस्य होंगे उनकी इसमें भागीदारी होगी, ये न सिर्फ मंत्रिमंडल बल्कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मद्देनजर तमाम जो दल हैं बीजेपी के साथ, जो एनडीए के तमाम सहयोगी दल हैं, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, इस तमाम जो गठबंधन के जो सदस्य हैं सभी को इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चिराग पासवान को फोन कॉल किया। सबसे पहले आपको बताया कि इंडिया न्यूज़ ने बताया था कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को जो है मंत्रिपद में शामिल किया जाएगा। और आपको बताया कि एक चेहरे और भी जेडीयू से हो सकते हैं, उनको भी कॉल जाएगा थोड़ी देर में। और सबसे अहम ये है कि जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। न सिर्फ एनडीए के तमाम दल, आपको बताएं कि जिस तरह से रामनाथ ठाकुर जो है अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर वही हैं जिन्हें भारत रत्न और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ललन सिंह जेडीयू के कद्दावर नेता है, भूमिहार समाज से आते हैं और उनका जेडीयू में काफ़ी उनका पकड़ भी रहा है। उसके अलावा आपको बताएं कि जीतन मांझी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनके भी शामिल किया। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से निश्चित रूप से 2-3 नाम हो सकते हैं। सबसे अहम है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो तीसरी बार सांसद बन के आए हैं, उन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं। और बिहार से एकमात्र ब्राह्मण चेहरा जो कि गोपाल जी ठाकुर हैं, उनको भी बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव समझ में आ रहा है कि घटक दलों के नेताओं को साथ में रखना है, मिलाकर चलना है। इस बार तो ये जरूरत भी है कि सबको मिलाकर साथ में रखा जाए, क्योंकि बीजेपी ने अकेले बहुमत हासिल नहीं किया है 2014 और 19 की तरह। और हाँ, आपकी बातों से ये इशारा भी मिल गया, जैसे अभी आशिफ इकबाल ने जिक्र किया, कास्ट इक्वेशन मस्ट है। इस बात का ख्याल रखना कि कौन किस वर्ग से आता है, कौन किस जाति से आता है, इसका भी ख्याल मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। आप रहिए मेरे साथ में, चूंकि आर के मिश्रा भी मेरे साथ में है, संजीव कौशिक भी मेरे साथ में है, उनका रुख करूं। लेकिन उससे पहले राहुल लाल जी, ये जो विपक्षी नेता हैं, अलग अलग तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस क्या दिखा रहा है? आज तो शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे ठीक पहले भी अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को लेकर, तो ये इंडिकेशन क्या है? रचना जी, देखिए, विपक्ष बिल्कुल सही चीज़ कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब से मुख्यमंत्री भी थे, वो प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के लिए अभ्यस्त रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने जो है कि जो 2 बार सरकार चलाई है, वो प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई है।
तो ऐसे स्थिति में अगर हम लोग 2019 को याद करते हैं तो ध्यान होना चाहिए कि उस समय इन्होंने जो जो सहयोगी दल थे, एनडीए के घटक दल, उनको केवल संकेतात्मक तौर पे जो है कि मंत्रिमंडल में एंट्री दी थी। यानी आपके कितने भी सदस्य हों, केवल और केवल एक बर्थ वो देने के लिए उस समय 2019 में शर्त रखी गई थी। लेकिन 2024 की परिस्थितियां अलग हैं। अगर वो अभी भी सहयोगी गठबंधन सहयोगियों के साथ समुचित ढंग से उनका मान सम्मान नहीं करेंगे तो ऐसे स्थिति में अंततः फ्लोर टेस्ट भी होना है रचना जी। तो विपक्ष उसी जगह पे जो है कि सरकार का ध्यान आकर्षण करा रहा है। क्योंकि एक दृश्य हम लोगों ने देखा जो बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य था, जब परसों जब बैठक हो रही थी तो उस मंच पे जो है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार भी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, तमाम जो नायडू वगैरह भी दिखाई दे रहे थे, और एक एक सदस्य वाले, हम जीतन राम मांझी भी थे, अनुप्रिया पटेल थी, लेकिन 2 सदस्य वाले जो जयंत चौधरी थे वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। तो ये जो इस प्रकार का जो भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके तरफ विपक्ष ध्यान आकर्षण कर रही है और हमें लग रहा है विपक्ष काफी पॉजिटिव सोच के साथ इस बार आगे बढ़ रहा है। आपने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने पैर भी छुए थे पीएम मोदी के? नहीं, नीतीश कुमार ने पैर भी छुए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ शर्त भी रखे हैं और चंद्रबाबू नायडू ने। देखिए, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का मामला दोनों के तरफ से है, नीतीश कुमार जी के लिए भी है और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है। चंद्रबाबू नायडू 2018 तक एनडीए के घटक थे, लेकिन वो 2018 में एनडीए से बाहर आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज को देने के मामले के मतभेद के ऊपर ही जो है कि वो मतभेद हुए थे। मुस्लिम आरक्षण, चंद्रबाबू नायडू 4% मुस्लिम आरक्षण के लिए वो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के पूरे अगर हम लोग चुनावी कैंपेन को देखें तो उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के ऊपर हमला करके ही विपक्ष के ऊपर तमाम हमले किए थे। तो ये कई परिस्थितियां हैं जहां पे प्रधानमंत्री को आपस में अलग अलग जगहों पे कैसे बुनियादी सवाल जब आपने उठा दिए हैं तो मुझे लगता है आर के मिश्रा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। और ये जो सवाल अब रहकर जहन में आ रहे हैं और पब्लिक डोमेन में जिनकी बातें हो रही है, आर के मिश्रा जी, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एक साथ आ गई हैं, एनडीए एक बार फिर से सरकार बना रही है, लेकिन कुछ तो बुनियादी सवाल है ना जिसमें मुस्लिम आरक्षण रहकर सामने आ रहा है। उधर नीतीश कुमार ने भी समर्थन मिलने वाले दिन हंसी हंसी में ये कह ही दिया था कि जो अधूरे काम है वो पूरे आप कर ही देंगे, बिहार के भी जो काम है वो पूरे हो ही जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। रत्ना जी, देखिए, ये एक ऐतिहासिक पल है और निश्चित तौर पर हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये 1962 के बाद ये दूसरा मौका है ऐसा जहां पर देखेंगे जो कि प्रधानमंत्री जी का जो टेन्योर है वो लगातार तीसरी बार इस देश को मिल रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और मुझे लगता है जो कि ये जो 2 साल जो टेन्योर बीता है ये बिल्कुल शानदार कार्यकाल है। इसमें देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी हमने देखा जो कैसे 10 में से 5वें पर आई है। देश की जो साख है, देश की जो विदेश नीति है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है और प्रशंसनीय है। आपने कहा जो कि जिस तरह से एनडीए के जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मांग रख रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। हम लोगों ने 2014 में भी एनडीए के साथ हमने गठबंधन था और निश्चित तौर पर एनडीए का ही सरकार, 2019 में भी एनडीए की ही सरकार थी। अब 2024 के अंदर में ये जो प्रश्न आ रहा है बार बार, जो कि अनेक मुद्दों के ऊपर में, चाहे वो बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बात हो या टीडीपी द्वारा जो मुस्लिम आरक्षण की बात हो, ये मुझे लगता है कि कोई ऐसी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ऐसा जो कि हम एनडीए के साथ बैठ करके और 2024 से 2029 और 2045 तक का जो विजन हम लोगों ने देश के सामने रखा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। मैं आपको आशा दिलाता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर आपको करना चाहता हूं जो कि इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आशा है जो कि ये 2024 से लेकर के 2029 और जो 2045 का हम लोगों ने जो देश के लिए जो प्रोजेक्शन किया है वो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। देश के सामने आप देखेंगे जो गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा का जो भाव लेकर के हम 2014 से आए, निश्चित तौर पर इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। कहीं कोई टीडीपी के अलग अलग नेता ये कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण हम तो जारी रखेंगे, तो फिर तालमेल बन कैसे पाएगा, मुझे ये बताइए। रत्ना जी, देखिए, मैं कह रहा हूं कि चाहे मुस्लिम आरक्षण की बात हो चाहे कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं एनडीए के बातचीत करने के लिए जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर हैं जो केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस से इनको कॉल आ चुकी है, सीधे बात करते हैं। सर, इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की ओर से आपके पास कॉल आई है, अभी आप चाय पे जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप पर भरोसा जताया गया है? भरोसा पर उतरने का काम करेंगे अपने नेताओं का, प्रधानमंत्री जी के,
पर भरोसा जो मेरे जैसे छोटे आदमी पर उन्होंने किया है, जो जिम्मेदारी देंगे उसको निश्चित रूप से ताकत के साथ उसको निर्वहन करने का काम करेंगे। अभी पीएम के पास जाएंगे, क्या बातचीत करेंगे, अपने दिल की बात ना आप कैसे बात करेंगे? वो उन्होंने चाय पर बुलाया है, वो ना कहेंगे कि हमने इसलिए इस काम के लिए चाय पर बुलाया है। कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया, आप